हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत क्लासेस पर। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आज मेरा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। और यदि आप अक्षांश और देशांतर के बारे में जान जाते हैं तो एक दूसरे देश के बीच समय अंतराल जो होता है उसे आप निकालना जान जाएंगे। अपने ही भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश का जो समय होता है वो गुजरात के समय से काफ़ी अंतर होता है। इसके बारे में भी आप जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस टॉपिक को अक्षांश और देशांतर को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप 9th क्लास का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है या तो अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा को, पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या तो आप बोल सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को ही बोला जाता है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। यही वो रेखा है जो पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अब विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को, ये विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। मतलब आप इसे बोल सकते हैं नॉर्थ पोल, इसे बोल सकते हैं साउथ पोल। मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, ये 0 डिग्री विषुवत हो गया, मतलब 0 डिग्री अक्षांश। अब यहां से ये 90 डिग्री। अब पृथ्वी के केंद्र से किसी भी कोणीय दूरी को, अगर मान लेते हैं कि यहां से एक कोणीय दूरी बना ले 10 डिग्री का, अगर इसके समानांतर एक रेखा खींच दिया जाए तो ये 10 डिग्री अक्षांश होगा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे आप बोल सकते हैं। यदि इसे मैं मिटा दूं तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। तो इस प्रकार से 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। और इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि आप बोले उत्तर में, तो उत्तर में इस प्रकार से लगभग इस प्रकार से लगभग 90 उत्तर की ओर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से लगभग 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ये 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहां तक 90 डिग्री कुल अक्षांश रेखा 90 खींचा गया है। 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या ऊपर है और 90 नीचे भी है। मतलब उत्तरी अक्षांश में उत्तर में 90, नीचे में भी 90, मतलब इस प्रकार से। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब 90 + 90 बराबर कितना हो गया, 180। और एक ये 0 डिग्री वाला, तो +1 कितना हो गया, 181। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, यदि आपसे पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 181। 90 उत्तरी अक्षांश में और 90 दक्षिणी अक्षांश में। और एक कौन सा हो गया, 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अक्षांश रेखा को अलग अलग नामों से, जैसे मान लेते हैं कि ये तो 0 डिग्री है ना, इसे जस्ट ऊपर इसे मान लेते हैं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा।
ठीक है, 23.5 डिग्री मान लेते हैं इसे कि ये कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मान लेते हैं कि ये हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये वाला, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा। ठीक है, 0.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाले भाग को, 0 डिग्री विषुवत के ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री विषुवत के नीचे वाला क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। आपको समझ में आ गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा कितना डिग्री पर है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी पर है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री विषुवत है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना, ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 0 से मान लेते हैं ये 2 डिग्री अक्षांश है, तो सॉरी इसे 1 डिग्री मान लेते हैं, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये दोनों के बीच की दूरी जो है ना 111 किलोमीटर का है, 111 किलोमीटर का। जी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। मान लेते हैं ये 2 डिग्री है। मान लीजिए आप अगर 0 डिग्री अक्षांश पर है, आप कहाँ हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर, और आपका एक दोस्त है 2 डिग्री अक्षांश पर, तो आप दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 111 और 111 मतलब 222, इतना किलोमीटर की दूरी आपका हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि एक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना, ये दो जो अक्षांश रेखा है इसके बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। यदि आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं और आपका दोस्त 2 डिग्री अक्षांश पर है, तो आप दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 222 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री देशांतर, सॉरी 1 डिग्री अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आगे कर्क रेखा, मकर रेखा। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितना हो गया टोटल, 181। सबसे अधिक लंबी अक्षांश रेखा, सबसे अधिक लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। ये सबसे अधिक लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा ध्रुव पर, नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां हैं वो एकदम बिंदु साइज में है, छोटा छोटा हो गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 90 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा, मतलब कि ध्रुव पर इसकी जो लंबाई है ना वो एकदम बिंदु साइज में हो जाता है, छोटा छोटा। तो सबसे अधिक लंबाई वाला अक्षांश रेखा कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री, और सबसे छोटा तो ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, आगे मैं बता दूं कि ये जो रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा जो है, अक्षांश रेखा जो, वो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। इसी प्रकार से अगर देशांतर रेखा का हम बात करें, देशांतर रेखा का बात करें तो देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से आती है और साउथ पोल में आकर के मिल जाती है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार को पूर्वी पश्चिमी में ये मापा जाता है। मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर, ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री।
0 डिग्री देशांतर के इधर वाला भाग को पूर्वी देशांतर बोला जाता है, ईस्ट। 0 डिग्री देशांतर से इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर और इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर। एक गोल वस्तु अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। एक पूरा गोल वस्तु अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 का कोण बनाती है। इसका मतलब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगा। 0 से इधर 180 और 0 से इधर 180, 180 प्लस 180 बराबर कितना हो गया? 360। ठीक है, 0 डिग्री से इधर 180, 0 डिग्री देशांतर इधर मतलब कि पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री इधर पूर्वी देशांतर। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 180। अब देखिए देशांतर रेखाओं में सबसे अधिक लंबाई यहां पर अक्षांश पर है। सबसे अधिक लंबाई 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की यहां जो दूरी है, अक्षांश रेखाओं को जहां ये काटती है, यहां इसकी लंबाई सबसे अधिक है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अब आप यहां समझ सकते हैं कि ये वाला भाग को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। तो ये जो भाग है ना, जो एक स्क्वायर के जैसा बन रहा है, इसे एक अलग नाम दिया गया है। इसे नाम दिया गया है ग्रिड। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच बने जाल को ऐसा बोल सकते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा आ रही है, ये देशांतर रेखा, ये दोनों के बीच में जो जाल बना हुआ है, ये वाला भाग, इसे क्या बोला जाता है? ग्रिड बोला जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को, मान लीजिए ये दो देशांतर रेखा है, ये वाला, ये दोनों वाले बीच के भाग को, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गौर नाम से जाना जाता है। गौर, ठीक है, इसे ग्रिड बोला जाता है, इसे गौर बोला जाता है। गौर किसे कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को। यदि ये दो देशांतर रेखा है, इसके बीच के भाग को क्या बोलेंगे? गौर। जबकि यदि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच बने इस जाल को क्या बोला जाता है? ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? जैसे आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा। पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा का। अगर इसे आप मिनट में चेंज करें तो, क्योंकि जो घंटा है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकेंड है। तो इसे यदि आप मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 24 इंटू 60, मतलब 6 जब 24 के 4 हाथ में कितना बचा? 2, 6 में 12, 2 14, 1440 मिनट। आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा। 24 घंटा में एक दिन रात हो जाता है, इसीलिए इसे क्या दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अगर मिनट में बदल दिए तो कितना होगा? 1440 मिनट। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360। तो यदि हम 1440 को 360 से भाग देंगे, ये कट गया, और यदि आप इसे काटेंगे तो 424 के 4 बार में ये कट जाएगा। मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है?
4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि जो भारत है वो हमारे ग्लोब में कहाँ स्थित है? हमारे ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मान लेते हैं कि हमारा भारत यहाँ है, मान लेते हैं कि हमारा भारत यहाँ है, ऐसे ये भारत के नीचे वाला हिस्सा को मैंने डिनोट किया यहाँ पर, हमारा भारत यहाँ है, ऐसे मान लेते हैं। अब हमारा भारत जो है वो कहाँ है? उत्तर और पूर्व हिस्से में है। तो हमारा भारत किधर हुआ? उत्तरी पूर्वी हिस्से में हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना। अगर आपको ये कंप्लीट हो गया है तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो में भारत की स्थिति, इसके सीमाओं के बारे में, समय निर्धारण के बारे में कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से समय कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा। अक्षांश और देशांतर के मध्य इतना बातें बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आप उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बारे में जान जाएं, पूरब और पश्चिम के बारे में जान जाएं। जब भी आपको कोई मैप दिखाया जाता है तो मैप के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है, नीचे को दक्षिण बोला जाता है, इधर को पूर्व बोला जाता है, इधर का पश्चिम बोला जाता है। आप इसे कंप्लीट रखें। अगर आपको ये कंप्लीट है तो आपको इसे समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट जरूर करें।